आज की प्रेजेंटेशन कंपटीशन में जो प्रतिभागी हैं ये हैं और जो हमारे जज हैं वो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं जो ये हैं। तो पहले प्रेजेंटेशन लिया जाएगा इन स्टूडेंट्स का और उसके बाद जो हमारे जजेज हैं वो नंबर देंगे और फिर उसके हिसाब से जो है रिजल्ट दिया जाएगा और फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले को प्राइज़ दी जाएगी। तो चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रतियोगी हैं विशाल नमन, जिनका टॉपिक है बाल विवाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विशाल नमन है। वेलकम टू जनरल कंपटीशन एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बाल विवाह। बाल विवाह, यदि कोई भी व्यक्ति लड़के के लिए 21 साल एवं लड़की के लिए 18 साल इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो बाल विवाह करार दिया जाता है। विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। संपूर्ण भारत में विश्व के 40% बाल विवाह होते हैं और समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत में बाल विवाह सदियों से प्रचलित है और यह किसी धर्म विशेष से नहीं होकर सभी धर्मों, समुदाय और वर्गों में लंबे समय से चली आ रही है। वर्तमान समय में यह प्रथा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में भी इसकी यह देखने को अधिक मिलता है। अभी बाल विवाह के पीछे कारणों में मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्ता जैसे कारक हैं। गरीबी के कारण कई माता पिता अपने बच्चों को कम आयु में ही उसकी शादी कर देते हैं और उस पे जिम्मेदारी का बोझ डाल देते हैं। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। अनुमानित तौर पर भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या है, जो इसकी कुल संख्या का तीसरा भाग है। पंद्रह से 19 वर्ष की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा हैं। दो 2005 और 2006 से 2015 से 2016 के दौरान 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 47% से घटकर 27% रह गई है, पर यह स्थिति भी अभी संतोषजनक नहीं है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में बराबर महत्व न दिए जाने के कारण यह धारणा है कि लड़कियों की शादी करने के अलावा कोई वैकल्पिक भूमिका नहीं है। उनसे यह उम्मीद की जाती है वे शादी की तैयारी के लिए घर के काम काज और करे और घरेलू जिम्मेदारियां उठाए, ना कि बाहर जाए, काम करे और शिक्षित हो। ये सब कार्य उनके लिए नहीं समझा जाता है। वर्तमान समय में बाल विवाह को किसी भी एक व्यक्ति द्वारा सुनिकर घोषित करवाया जा सकता है। यदि बाल विवाह होते कोई व्यक्ति देख लेता है, वह अकेले भी उस विवाह को सुनिकर यानी कि रद्द करा सकता है, जिससे बाल विवाह नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में बाल विवाह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हरबिलास शारदा ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह के रोकथाम हेतु बिल प्रस्तावित किया था। शारदा ने बिल प्रस्तावित उद्देश्य बाल विवाह को रोकना बताया। चूंकि विधवा विवाह समाज में अनुमानित नहीं था, मतलब उस समय विधवा विवाह समाज में नहीं होता था, तो उसे विधवा विवाह ना करके आगे चल के इसे बाल विवाह रोकथाम अधिनियम का नाम दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए
न्यूनतम आयु तय कर दी गई। लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय कर दी गई। 1978 में विवाह के लिए न्यूनतम आयु को बदलकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 19 वर्ष कर दिया गया। देश में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष से बदलकर 21 वर्ष करने जा रही है अभी की सरकार। हमारे देश के अलावा विश्व में कई देशों में प्राचीन समय से ऐसी प्रथाएं चलती आ रही है जिनका लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, खासकर लड़कियों पर, जिन पर यह अन्याय होता है, जिसके कारण उन्हें कई बार उनकी मृत्यु का सामना करना पड़ता है और कुछ की तो मृत्यु भी हो जाती है। कच्ची उम्र में शादी का सीधा वास्ता बच्ची के मानसिक शारीरिक विकास से तो होता ही है। शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, प्रजनन दर, TFR, कुपोषण, अनीमिया, समुचित विकास न होने में पनपने वाले ठिगनापन आदि के बीच भी इसी में छिपे हैं। इन तमाम मोर्चों से जूझने के लिए सरकार ने बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किया है। बाल विवाह के कारण गरीबी और अशिक्षा बढ़ रही है, जो बाल मजदूरी का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिससे बाल मजदूरी की रोकथाम हेतु प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं और अपने बच्चे के साथ उसकी बहू का खर्चा ना उठा पाने के कारण अपने बच्चे को काम पर या रोजगार में लगा देते हैं। माता पिता स्कूल भेजने के बजाय बच्चों को आमदनी बढ़ाने के लालच में मजदूरी करने भेजते हैं। भारत में विश्व की सबसे अधिक बाल वधुएं बनती है। भारत में 1,55,90,000 बाल वधुएं हैं। चंद महीने पहले जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में फैक्टशीट में बाल विवाह के मोर्चे पर बिहार का स्थान देश में दूसरा था। संशोधित रिपोर्ट में रैंकिंग बदल दी गई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बाल विवाह जहां लाल रंग ज्यादा है उस जगह पर बाल विवाह सबसे अधिक होती है और जहां लाल रंग की मात्रा बहुत कम है उस जगह पर बाल विवाह ना के बराबर होती है। इस क्षेत्र में राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य मुख्य रूप से आते हैं जहां बाल विवाह की मात्रा बहुत अधिक है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि बाल विवाह बिहार में 68.2% है और राजस्थान में 57.4%, झारखंड में 55.7%, यूपी में 54.9% और बंगाल में 54.8% है और मध्य प्रदेश में 53.8%, छत्तीसगढ़ में 45.2%, महाराष्ट्र में 40.2%, ओडिशा में 37.5%, गुजरात में 35.4%। आप देख सकते हैं कि बिहार में 100 लड़कियों में से 68 लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, जिसके कारण बिहार में स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमें इसे बदलना होगा। बिहार में बाल विवाह का दर देश में सबसे अधिक है। बिहार में बाल विवाह रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार की ये योजना। बिहार में उन सभी इंटर पास छात्राओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे जिसकी शादी नहीं हुई है। अविवाहित लड़कियों के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य यह है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ उसके अभियान को बल मिले। इसके लिए सरकार ने कुछ संशोधन भी किया। अब सरकार BA पास लड़कियों और विवाहित लड़कियों को 50-50 हजार रुपए देती है, जिसके कारण परिवार वाले पैसे के लोभ में लड़कियों की शादी नहीं करते हैं बचपन में। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में यह है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। धारा 13 के तहत बालक जिसका बाल विवाह हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने की जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा सरकारी संगठन न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह को रुकवाने का कार्य कर सकता है।
यदि यदि ऐसे व्यादेश के बावजूद भी बाल विवाह किया जाता है तो इसके लिए 2 वर्ष तक की सजा अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों जैसे अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह सामूहिक विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अधिकार प्राप्त होते हैं। बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए लड़कों एवं लड़कियों दोनों को शिक्षित करना होगा, लड़कियों को सशक्तिकरण करना होगा, अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। इसके खिलाफ बने कानूनों का समर्थन करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से सहायता करना पड़ेगा, बाल विवाह रोकथामी विरोधी संगठनों का समर्थन करना पड़ेगा ताकि बाल विवाह हमारे समाज में ना हो सके और लड़कियों की जान बच सके और वे कम उम्र में शादी ना करे और उसके मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा ना हो करना पड़े। बाल विवाह की रोकथाम। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। जैसे एक छोटी बच्ची जब स्कूल जाती है तो उसे स्कूल जाने की उम्र में 4-5 क्लास में उसकी शादी कर दी जाती है। जब खेलने कूदने की उम्र में उसे बच्चे संभालने पड़ते हैं और यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। लड़कों के साथ भी इसी तरह का भेदभाव हो रहा है। जब बच्चा जब छोटा रहता है फिर पढ़ने जाता है, पढ़ने की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद उसके साथ उसकी पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार वाले अपनी जिम्मेदारी उस बच्चे पे ही थोप देते हैं, जिसके कारण उस बच्चे का बचपन खत्म हो जाता है। बाल विवाह के कारण घर में बधू ही नहीं बल्कि बच्चों के सर पे जिम्मेदारियां भी आती है, इसलिए बाल विवाह नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है मनीषा कुमारी, जिसका टॉपिक है लैंगिक असमानता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है। आज मैं आप लोगों को पावर पॉइंट में बनाए गए प्रेजेंटेशन लैंगिक असमानता के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आखिर ये लैंगिक समानता है क्या? इससे पहले मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में कुछ बताती हूँ। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों, ध्वनियों, एनिमेशन तथा फोटो को सुव्यवस्थित के प्रस्तुत करते हैं। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कुछ भी देखने अथवा मतलब सुनने से ज़्यादा अच्छा मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा सुनने अथवा बोलने से ज़्यादा अच्छा उसे देखना पसंद करते हैं। चलिए हम लोग अपने प्रेजेंटेशन लैंगिक असमानता की ओर चलते हैं। लैंगिक असमानता का मतलब होता है लड़का और लड़की के प्रति जो हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती तो हम जीवन भर उसके साथ भेदभाव के उनके तरीके ढूंढ लेते हैं। लैंगिक असमानता से तात्पर्य। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर, जब 2020 में भारत का जो है किया गया था तो उसके दौरान भारत 153 में 112वें स्थान पे था, जहाँ पे लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा होती है। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूती और गहरी है।
लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्रों में भारतीय समाज में प्राय महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिए जाने वाले निर्णय में भी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। आजकल हमारे घर या पहले से ही देखा जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है तो महिला से पूछा ही नहीं जाता है। खुद मतलब जो होते हैं पुरुष वो खुद ही निर्णय ले जाते हैं, वो महिला को कुछ समझते ही नहीं है। आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत महिला और पुरुषों के पारिश्रमिक में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्राय महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। जैसे महिला कोई ऑफिस या कहीं भी काम करती है तो महिला को जो पुरुष के अंतराल में कम वेतन दिया जाता है। जैसे कि आप लोग सीधा से समझ लेते हैं, जब कोई भी महिला जैसे गाड़ी बनता है तो उसमें भी कुछ मदद करती है तो पुरुष जो काम करता है उसको अलग ज़्यादा कुछ दिया जाता है और महिला को कुछ कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर में भी पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कोई भी काम होता है तो पहले पुरुष को खोजा जाता है, जब वो नहीं करता है तो महिला को किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। जैसे कोई वैज्ञानिक कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाओं का प्रवेश बहुत ही मुश्किल से होता है। अगर वो होता भी है तो उसको कम प्रोजेक्ट में ही दिया जाता है। यह विडम्बना की बात है कि हम लोग मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम से तो परिचित है, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमसन के नाम से परिचित नहीं थे। क्या आप लोग जानते थे पहले कि मिसाइल वुमेन भी है? खेल क्षेत्रों में खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों के बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती है। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट, हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं को खेलों से ज़्यादा है। जैसे कोई भी खेल होता है तो पहले क्या होता था, अधिकतर पुरुष का ही खेल होता था, महिला का कोई भी खेल नहीं होता है। अगर मान चलिए महिला को खेलों का जो प्रसारण नहीं किया जाता तो आज पीवी सिंधु भारत का नाम रोशन कैसे करती। लैंगिक असमानता के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में प्रतिष्ठात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्यक्त है। इसके कारण महिलाओं आज भी एक जिम्मेदारी समझाता है। प्रतिष्ठात्मक मतलब हमारे पूर्वजों से जो चलता आया प्रथा है वही होता है, जिसके कारण महिलाओं को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा जाता है। भारत में आज भी वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है, पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं, इसलिए उनके साथ वैधानिक व्यवहार किया जाता है। मतलब कानून जो है हमारा वो महिला को अपने पापा या दादाजी के जमीन पर आधा अधिकार देती है, लेकिन हमारे समाज या परिवार में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। शैक्षणिक कारण जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालांकि लड़कियों का शैक्षणिक नामांकन में पिछले 2 दशकों में वृद्धि हुई है। औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपने वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। औरत चाह कर भी कोई भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं हो सकती, वह पुरुष के अधीन रह ही सकती, चाहे वह उसका बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो। कोई भी फैसला लेना होता है तो वो अपने पूछ के ही लेती है। हम लैंगिक असमानता को कैसे समाप्त कर सकते हैं? संवैधानिक सूची के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं चलती रही, लेकिन वास्तविक बदलाव तो सभी संभव है जब पुरुषों की सोच को बदला जाए। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे, ना कि उन्हें अपना अधीन समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी ओज और संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होती। कोई महिला होती है वो सोचती है क्या मतलब स्त्री स्वतंत्र होकर क्या करेगी, पुरानी सोच पुरानी धारणा रहती है, लेकिन उसे बदलना होगा, अपनी सोच पे उसे मतलब इंडिपेंडेंट रहना होगा। असमानताओं को समाप्त करने के प्रयास। समाज की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। 3 तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालयों की सक्रियता के कारण महिलाओं को उतना अधिकार प्रदान नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले कोई मंदिर होता था जहाँ पे महिला का प्रवेश निषेध होता है, आज भी महिलाओं का मस्जिद में प्रवेश निषेध है। बुरा नहीं मानिएगा, मतलब जो सच है वो बोले।
आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिलाएं केंद्रित योजना चलाई जाए, मतलब लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए आज बहुत सारी परियोजना चलाई जा रही है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है अभियान। लड़कियों के प्रति भेदभाव, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शिक्षा का अभाव, भ्रूण हत्या। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले सती प्रथा होती थी, मतलब सती प्रथा में होता क्या था कि पति के मृत्यु हो जाने के बाद उसके साथ जिंदा महिला को जलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी समाप्त हुआ। सोच सकते हैं महिलाओं के प्रति कितना अत्याचार किया जा रहा था, तो किसी को जिंदा जला दिया जाता था। बाल विवाह, मतलब बाल विवाह जैसे कि अभी विशाल भैया हमारे समझाए कि बाल विवाह क्या होता है। कम एज में ही लड़की का शादी कर दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती थी, घर परिवार मतलब बच्चा में ही आ जाता था। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कई सारी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, यानी कि महिलाएं मतलब जिंदा जला दिया जाता है। और जो है अच्छी पढ़ी लिखी हुई लड़की का अमीर घर में शादी नहीं हो पाता, अच्छे घर में शादी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास दहेज नहीं रहता है। दहेज के कारण ही आज आप लोगों को पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बेटों को पढ़ाने के लिए बाप की ज़मीन बेची जाती है और बेटी की शादी करने के लिए ही बाप की ज़मीन बेची जाती है, ना कि बेटी को पढ़ाने के लिए। शिक्षा का अभाव, मतलब लड़कियों को शिक्षा भी नहीं दिया जाता है बेटों को पढ़ाने के लिए। आप लोग खुद अपने घर या परिवार समाज में देखते होंगे कि बाहर भेज दिया जाता है और बेटी को एक गांव में ट्यूशन तक नहीं दिया जाता है। भ्रूण हत्या, मतलब अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है कि पेट में बेटी है तो उसे उसी समय खत्म कर दिया जाता है। सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती है तो बच जाती है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। थैंक यू सर। एक कविता बोलना था, चलिए हम एक कविता बोल सुनाते हैं आप लोगों को। बेटा वारिस है, बेटा अगर वारिस है तो बेटी पारस है। बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटा तन है तो बेटी मन है। बेटा मान है तो बेटी गुमान है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा राग है बेटी बाग है। बेटा दावा है बेटी दुआ है। बेटा भाग है बेटी विधाता है। बेटा शब्द है बेटी अर्थ है। बेटा गीत है बेटी संगीत है। बेटा प्रेम है बेटी पूजा है। इसलिए हमें सबको समानता के साथ देखना चाहिए, ना कि भेदभाव करना चाहिए। बेटी भी भगवान का दिया हुआ ही एक वरदान है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है काजल पंडित का, जिनका टॉपिक है गणतंत्र दिवस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम काजल पंडित है। मैं रिपब्लिक डे पे प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। GC एंड CT सेंटर बी कोटी। मेरा टॉपिक है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं, वैसे तो आप लोग जानते हैं हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 335 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 अवकाशों में से एक है, अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। गणतंत्र दिवस तो हम लोग मनाते हैं, अब जानेंगे मतलब गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे
देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू किया गया। जवाब: दरअसल साल 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं गणतंत्र दिवस का समारोह क्या सब होता है। समारोह में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिह्नित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति के निवास तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि भी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी राज्यों से राष्ट्रीय परेड कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति सैनिकों के लिए एक स्मारक पर पुष्प माला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद नौसेना की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच पर आते हैं। राष्ट्रपति के बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। ना सरकार है मेरी, ना रौब है मेरा, ना सरकार है मेरी, ना रौब है मेरा, ना बड़ा सा नाम है मेरा, मुझे तो सिर्फ एक बात पर गर्व है, मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है अभिजीत कुमार का, जो आप लोगों को इंटरनेट के बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं आज आप लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। इंटरनेट असल में एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। आज के दिन में हम सभी लोगों को इंटरनेट की इतनी लत लग चुकी है कि हम इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। आज 21वीं सदी में सब कुछ इंटरनेट के जरिए होता है, जैसे किसी को फ़ोटो भेजना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना। सीधा और आसान शब्दों में कहे तो इंटरनेट 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ और नेट का मतलब होता है जाल। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जहां दुनिया के सारे लोग फंसे हुए हैं। जिस प्रकार एक तालाब में बिछाया गया जाल में मछली, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दुनिया के अलग अलग जगहों पर स्थित कंप्यूटर और डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करके डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले के समय में जब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो उन्हें कई प्रकार के सामान्य कार्यों को करने के लिए कई घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था, जैसे जातीय निवास ऑनलाइन करने के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए, रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए। लेकिन आज के समय में लोग बस एक क्लिक में टिकट बुकिंग कर सकते हैं, साथ ही एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। 1969 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट का आविष्कार किया। इसे सबसे पहले 1969 ईस्वी में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग द्वारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के गुप्त आंकड़ों और सूचनाओं को दूर दराज के विभिन्न राज्यों तक भेजने व प्राप्त करने में लगाया गया था। हमारे देश भारत में इंटरनेट 1980 के दशक में आया।
इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी सवाल का हल कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से बिना शुल्क के कई घंटों तक बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है जिसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मेल, जरूरी दस्तावेज को पलक झपकते ही भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट मनोरंजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से संगीत, गेम्स, फिल्म आदि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल भुगतान घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इंटरनेट से हम घर बैठे रेलवे टिकट बुकिंग, होटल रिसीविंग आदि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है गुड़िया गुप्ता का। टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा का महत्व। Good morning, everyone. Hello, I am Guria. Today I am here. I inform you talk about adult education. Welcome to my presentation. आज हम जानेंगे प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और प्रौढ़ शिक्षा क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा क्या है, मतलब अडल्ट एजुकेशन। इन्हें हम एंड्रागोजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा टॉपिक ये क्यों है। तो प्रौढ़ शिक्षा देखते होंगे कि बहुत कोई पढ़ नहीं पाता है, खास करके महिला। तो प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसा मंच है जो उन लोगों को पढ़ने का मौका देती है जो किसी कारण उचित समय पर पढ़ नहीं पाते। शिक्षा तो हर मनुष्य का हक होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हालांकि कुछ लोग किसी कारणवश बचपन में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का निर्माण किया गया, प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत वयस्क लोग अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कैसे होती है और कहाँ से हुई। तो प्रौढ़ से डायरेक्ट अभिप्राय है कि गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति जिसकी उम्र 25 से अधिक हो गई हो या 15 से अधिक हो गई हो। तो हमारे देश में वयस्कों के लिए प्रौढ़ शिक्षा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनपढ़ लोगों को शिक्षित करना था, ताकि वो देश और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और आज के युग में कदम से कदम मिला के चलना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र के द्वारा 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 में हुई थी। इस शिक्षा के अंतर्गत 15 से 40 तक के वयस्कों को शिक्षित किया जाने लगा। अब आयु सीमा हटा दी गई है। हमारे देश में अशिक्षा की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रौढ़ शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। इसमें वयस्क व्यक्तियों के उनको व्यक्तित्व की कौशल की पढ़ाई दी जाने लगी। अब प्रौढ़ शिक्षा का महत्व। तो ऐसे में हर व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि यह क्या चीज़ है, और एक शिक्षित व्यक्ति ही उनके बारे में सही ढंग से बता सकता है और उन्हें सही जगह उपयोग कर सकता है। शिक्षा हर पुरुष और महिला के लिए आवश्यक होता है। एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए महिला को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपनी पीढ़ी को शिक्षित करती है। अभिभावक अगर शिक्षित होंगे तभी तो वह अपनी शिक्षा को महत्व समझ सकेंगे, खुद भी समझ सकेंगे और अपने बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझा पाएंगे। अगर आप कामकाज में व्यस्त रहते हैं तो रात में अपने आसपास रात्रिकालीन में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ने की सामग्री बिल्कुल फ्री में दी जाती है। जैसा कि पहले मैंने कहा, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को सीखने और समझने के लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं होती है। तो उसी प्रकार से पढ़ाई भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति शिक्षा एक ऐसी पढ़ाई जिसमें व्यक्ति समाज के नए नए कौशल, शिक्षा तथा व्यक्तित्व के विकास के बारे में सही और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी व्यक्ति अपने बेहतर और अच्छे भविष्य के लिए नए नए कला कौशलों के बारे में अनुभव प्राप्त करके उनका सही उपयोग कर सकते हैं। जिन वयस्कों को अपने बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उसके लिए सरकार के द्वारा बनाए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा अजीब लगता है प्रौढ़ को जाने में इस कॉलेज, लेकिन कभी कभी हम हंस भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मौका मिला है तो साथ देना चाहिए हम लोग को भी। तो देश में बदलते समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीकों का उपकरण विकास हुआ, तो इंटरनेट के आगमन हमारे जीवन में हुआ। इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा को अच्छे से समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कार्य वयस्क बच्चों के लिए आसान हो गया इंटरनेट के माध्यम से।
वैध शिक्षा के लिए युवा वर्ग के विद्यार्थी को अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से होने लग गई। बदलते समय के साथ साथ लोगों ने वैध शिक्षा के लिए अपनी सोच को भी बदला और हमारे देश में बेटियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी हो गया और उस पर जोर भी दिया। ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी बात है। और क्या आप लोग ईरा सिंघल को जानते हैं? वो एक विकलांग IAS ऑफिसर है जो सबसे पहले थी, मतलब सबसे पहले वही IAS ऑफिसर बनी। वो विकलांग होकर जब IAS ऑफिसर हो सकती है तो हम अपने सपने को क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं। प्रो शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के फायदे, मतलब क्या सब फायदे मिलते हैं। तो शिक्षा का सही उद्देश्य जो हमारे देश में निरक्षर व्यक्तियों को और जिनको थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान था तो उन सभी व्यक्तियों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना था। प्रो शिक्षा को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जो बिल्कुल अनपढ़ हुआ करते थे जिनको कुछ भी नहीं आता था, दूसरों शब्दों में दूसरे वह व्यक्ति जिनको थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान हुआ करता था। इन दोनों प्रकार के लोगों के लिए प्रो शिक्षा के महत्व को समझाना था। उन सभी वैश्य व्यक्तियों को उनके कर्तव्य उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी देना था। इसके बाद अपने ज्ञान को दूसरे ज्ञान लोगों तक पहुंचाना था। अगर आप पढ़ लोगे तो दूसरों को भी पढ़ा सकते हो, तो तथा शिक्षा के महत्व के समझा पाओगे। और प्रो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सही तरीके से समय के साथ चल भी सकता है और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। प्रो शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक विकास में यह भी होता है कि वह अपने जागरूकता या अपने मतलब बहुत कोई पढ़ तो लेता है लेकिन उनका बिहेवियर घर में अच्छा नहीं होता है। तो प्रो शिक्षा में यह भी बताया जाता है कि हम परिवार के मसलों को कैसे प्रेम पूर्वक समझा सके और फिजूल खर्ची को कैसे कम कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया जाता है। प्रो शिक्षा के फायदे, तो प्रो शिक्षा हमें यह बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर मनुष्य का कोई कारणवश बचपन में शिक्षा नहीं वंचित रह जाता है तो प्रो शिक्षा के माध्यम से वो कर सकता है। ये शिक्षा आप कोई भी समय पर ले सकते हैं। किसी भी राष्ट्र को विकसित और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा अहम दिशा प्रदान करती है। शिक्षित व्यक्ति में इतनी समझ होती है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो अपने आसपास से समझ सकता है, घटनाओं से अवगत रहता है। शिक्षित व्यक्ति का रहन सहन एकदम अलग होता है, यानी उच्च स्तर का होता है। वैध शिक्षा में ये अपने आप में बदलाव लाने में मदद करती है। अब हम बताएंगे डिफरेंट बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट मतलब कैसे एक चाइल्ड पढ़ता है और कैसे एक अडल्ट पढ़ते हैं। बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि वो क्या सीखते हैं और उनका उपयोग कहाँ वो कर सकते हैं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अडल्ट्स को ये पता रहता है कि वो क्या सीख रहे हैं, वो खुद तय करते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं और कब काम आएंगे उसको। बच्चों को भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, यह मालूम नहीं रहता है कि वो जो सीख रहे हैं उसे तुरंत काम में आएगा। लेकिन अडल्ट्स को जैसे हम लोग को ये पता रहता है कि हम ये जो सीख रहे हैं हमें भविष्य में तुरंत काम आएगा, हम सीख तो इसलिए रहे हैं ना। और बच्चों को कुछ अनुभव नहीं रहता है लेकिन अडल्ट्स को बहुत कुछ का अनुभव रहता है कि हम ये जो सीख रहे हैं हम कैसे सीखेंगे कैसे करेंगे, सब कुछ का अनुभव रहता है। और ये बाधाएं हैं अडल्ट एजुकेशन पे, बाधाएं मतलब कि क्या क्या उसके शिक्षा लेने में क्या क्या तकलीफ़ें होती है। तो अडल्ट्स को शिक्षा पहली बाधा है तो ये है कि शिक्षा पर लौटने वाले अधिकांश जो पुनः शिक्षा फिर से ग्रहण कर सकते हैं तो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा यही है कि वो पहुंच और सामर्थ्य रखते हैं और उनमें असफलताओं का बड़ा डर रहता है। तो असफलता अगर जब तक नहीं होगी तो हम सफल कैसे होंगे। अगर सफल होंगे जैसे इस पे होता है, असफलता इंसान को तोड़ जरूर देती है लेकिन एक जीवन को नया मोड़ देती है। अगर हम जी जान से प्रयास करेंगे तो वो हमें असफलता पीछा छोड़ देती है। निष्कर्ष, हमारे देश के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहा है कि देश के प्रत्येक गांव, शहर, नगर, कस्बे आदि सभी में प्रो शिक्षा के महत्व को समझाया जाने लगा। इस प्रो शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने नई नई समितियों का भी गठन किया है। अब ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में निरक्षरता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, सभी लोग साक्षर हो जाएंगे, तभी तो हमारा देश आगे दुनिया के सभी प्रगतिशील विकासशील देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आखिर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। मैंने ये टॉपिक जानबूझ कर लिया क्योंकि आप सबको इसके बारे में बता सकूं, जिससे कि आप लोग भी अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। जब वो विकलांग IAS ऑफिसर कर सकते हैं तो हम तो एक स्वस्थ व्यक्ति है तो क्यों नहीं कर सकते हैं।
और असफलता, रही बात असफलता की, तो असफलता तो आपको लाइफ में हमेशा मिलेगी, हर वक्त मिलेगी। तो आप सफल कैसे होंगे? तो सफल होंगे तभी तो असफलता से पीछे छूटेगा। और रही बात पैसों की, तो पैसों की दिक्कत भी बहुत आती है, तो लेकिन पैसों को साइड में रख के अपना एम को पूरा कीजिए, अपने एम को, अपने गोल्स को अचीव कीजिए। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि आप लोग शिक्षा बीच में ना छोड़ें, शिक्षा को पूरी करें। शिक्षा हमें ये नहीं बताती है कि हम सिर्फ पढ़ लिख के ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा हमें ये बताती है कि हम अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान कैसे कर सकते हैं, और घर में हम कैसे वातावरण में रह सकते हैं, और कैसे सबसे बात कर सकते हैं। और अपने गोल्स को अचीव कीजिए, मैं यही बोलना चाहूँगी। और थैंक यू सर, जो आपने इतना अच्छा मौका दिया, और थैंक यू फॉर एवरीवन जो आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना।